हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और बहुत ही जबरदस्त चाइनीज सीरीज के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द सीरीज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। ऐसा ही कुछ सीन है हमारे हीरो के साथ, जो कि फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है और इसीलिए इस सीरीज का नाम द फ्यूचर लवर रखा गया है। सीरीज के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग को, जो कि मन ही मन में कह रही थी कि आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरी शादी उस इंसान से होने वाली है जिसे मैंने हमेशा चाहा। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आज के दिन उसकी जिंदगी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आने वाला है। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि इतने सालों से प्यार करने के बाद बिलाखिर आज उसकी शादी लू से होने वाली है, जबकि उसकी तरफ आने वाला लू मन ही मन में कह रहा था कि तुम नहीं जानती आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसकी मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा ताकि अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम हेल में गुजार सको। और तभी वो आगे बढ़ते हुए बेदर्दी से जियांग को बार बार स्टैप कर देता है। अभी उसके बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी, तभी उसको रियलाइज होता है कि जिहाओ वो सब कुछ देख रहा है। तभी वो कहने लगा कि आखिर जिहाओ यहाँ पर क्या कर रहा था। लेकिन जिहाओ ऊपर की तरफ भागते हुए कहने लगा कि मुझे किसी भी तरह करके आज जियांग को बचाना होगा, मैं उसको बिल्कुल भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो जियांग को बचाने के लिए ऊपर आता है और उसकी लाइफ की डायरी से वो पेज मिटा देता है जिसके ऊपर आज का दिन लिखा हुआ था। लेकिन लू उसके पीछे पीछे ऊपर आकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। लू से अटैक करते इससे पहले ही वो लाइटर से उस पेज को जला देता है, जिससे उनकी जिंदगी से न सिर्फ आज का दिन खत्म हो गया बल्कि ये चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त फुल मूड में थी और अपने सामने मौजूद लोगों को एंटरटेन करने के लिए गाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर मौजूद एक शख्स पर जाती है जो इस वक्त ड्रिंक में ड्रग्स मिला रहा था। और ये देखते ही जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो उसके पास आकर उसे हिट करके कहने लगी कि क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतनी देदा दलेरी से तुम इस ड्रिंक में ड्रग्स मिला रहे हो, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये ड्रिंक अब तुम खुद नहीं लोगे, यकीनन किसी और को फोर्स करके ये ड्रिंक पिलाने की कोशिश करोगे। इसके जवाब में वो कहने लगा कि मैडम आप अपने काम से काम रखें, मैं ये ड्रिंक किसी को भी पिलाऊं, कम से कम आपको नहीं पिलाने वाला। तभी जियांग कहती है कि देखो तुम किस कदर बेशर्म इंसान हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय तुम मुझ पर ही चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो उसे एक दफा फिर हिट करती है, लेकिन अब उस आदमी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो एक बोतल उठाकर जोरदार तरीके से जियांग के सर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हिट करता है इससे पहले ही जियांग आकर जियांग को बचा लेता है। और इसी चक्कर में जियांग खुद को अच्छा खासा जख्मी कर चुका था। तभी वो जियांग को हक करते हुए कहने लगा कि देखो फाइनली हम दोनों एक दफा फिर मिल गए। और देखो लास्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं बचा पाया था, लेकिन आज मैंने तुम्हें बचा लिया। मैंने कहा था ना कि हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करेगी। और साथ ही वो जियांग को हक कर लेता है। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त जिहाओ के साथ ही मौजूद थी और उसे कह रही थी मुझे लगता है कि तुमने किसी और की गलती में मुझे बचा लिया। जिस पर जिहाओ कहने लगा कि नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, कम से कम तुम्हें पहचानने में मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता। जिस पर वो कहने लगी तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि देखो फाइनली हम दोबारा से मिल गए हैं, जबकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तभी जिहाओ कहने लगा भले तुम मुझे ना जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा नाम जिहाओ है और मैं तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में रह चुका हूँ, लेकिन तुम शायद मुझे ना जानती हो। जियांग कहने लगी मैं एक सिंगर हूँ, इतना तो मेरे बारे में सभी जानते हैं। तभी जिहाओ उसे बताता है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी। इवन अगर कभी तुमसे कोई गलती हो जाया करती थी तो वो तुम्हें पनिश करने के लिए खुद को पनिश किया करती थी ताकि तुम उन्हें पूरी तरह से ओबे कर सको। तभी जियांग कहने लगी कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अपने बारे में इन बातों को मैंने कभी किसी को नहीं पता चलने दिया। तभी वो बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ जो शायद कोई ना जानता हो। जियांग उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो बताने लगा कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड हूँ। फ्यूचर में जाकर हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। जबकि बाहर खड़ा लू सोच रहा था कि आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं और जिहाओ जियांग को कैसे जानता होगा। लेकिन जिहाओ की बातों ने अब जियांग को परेशान कर दिया था। तभी वो मन ही मन में कहने लगी कि तुम पता नहीं कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जिस वक्त काफी गुस्से में थी और बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि कितना अजीब इंसान है, झूठा कहेंगा। अभी उसके सामने एक दफा फिर वही गुंडा मान आ जाता है, जो आते ही कहने लगा मैडम तुम्हें क्या लगा था कि हर बार तुम्हारा हीरो तुम्हें आकर बचा लेगा? आज की रात तो तुम्हारा इतना पक्का बंदोबस्त करूंगा कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तभी जियांग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल वो इस कोशिश में नाकाम थी। मान अपने नापाक इरादों में कामयाब होता है इससे पहले ही वहाँ पर लू की एंट्री होती है, जो आते ही उसको बचा लेता है और जियांग को लेकर वहाँ से भाग गया। काफी देर तक भागते रहने के बाद वहाँ पर मौजूद कुछ लोग मान और उसके गुंडों को मिसगाइड करते हुए वहाँ से भेज देते हैं। तभी लू जियांग को लेकर वहाँ से चला गया।
लू जियांग और जिहाओ की सारी बातें सुन चुका था। तभी वो जियांग को हक करते हुए कहने लगा कि देखो फाइनली हम दोनों दोबारा से मिल गए। मैं जानता था कि किस्मत हमें दोबारा से जरूर मिलवाएगी। जियांग को याद आता है कि एक दफा पहले भी लू ने उसकी जान बचाई थी। तभी वो लू से कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है मैं वो लड़की ना हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। लेकिन लू से कहने लगा कि तुम्हें पहचानने में मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बल्कि अगर सच कहूँ तो मैं ही तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड बनने वाला हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और हम दोनों एक साथ खुश रहने लगेंगे। मुझे लगता है कि हमें आज से ही डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगली सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपने सामने बैठे जिहाओ से पूछ रही थी कि जरा बताओ हम दोनों को रिलेशनशिप में हुए कितना टाइम हो गया है, क्योंकि तुम फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिस पर वो बताता है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक हम 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं। जियांग उससे पूछती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए, जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसके जवाब में तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जबकि दूसरी तरफ जियांग अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी और उससे पूछती है कि आखिर हम दोनों एक दूसरे के साथ कब से हैं, जिस पर वो बताता है कि हमें बहुत सारा टाइम एक साथ हो गया है। जियांग पूछती है कि हम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर लू बताता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही जानता हूँ और साथ ही उसे कहने लगा कि मैं फ्यूचर के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें जानता हूँ जो तुम्हारे साथ होने वाली है। इनफैक्ट अगर सच बताऊं तो तुम्हारे लिए कल का दिन भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कल तुम्हारे स्पीच के बाद तुम्हें कुछ फोटोज के साथ ब्लैकमेल किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास तुम्हारे कुछ पिक्चर्स मौजूद है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम सावधान रहो और इन सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। लेकिन बाहर खड़ा जिहाओ लू की ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर इस सब के बारे में लू को कैसे पता चला। नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं जिसकी नजर जिहाओ पर पड़ती है जो इस वक्त एक आदमी के साथ डीलिंग कर रहा था। तभी वो सोचने लगा कि आखिर जिहाओ को इस सब के बारे में कैसे पता चला और वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। अब हम उस आदमी को जिहाओ के साथ बात करते हुए देखते हैं। जिहाओ से कह रहा था, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे पास जियांग की पिक्चर्स मौजूद है और उन पिक्चर्स के थ्रू तुम उसे ब्लैकमेल करोगे, लेकिन मैं तुम्हें आसान लफ्जों में समझा दूं कि अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें सीधे जेल भेज दूंगा। तभी वो आदमी कहने लगा कि ये बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझे जेल भेजने की कोशिश की तो मैं जियांग की सभी पिक्चर्स उसकी मॉम को भिजवा दूंगा और फिर तुम अच्छे से जानते हो कि वो जियांग के साथ क्या करने वाली है। जबकि उन दोनों की बातें सुनने के बाद लू सोचने लगा कि जिहाओ कितना स्मार्ट है, पता नहीं मैंने इसको क्यों इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये इतना आगे कैसे जा सकता है। अगले सीन में हम जियांग को यूनचान यूनिवर्सिटी में स्पीच करता हुआ देखते हैं। सभी लोग उसके स्पीच करने के स्टाइल को एडमायर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर वापस आती है उसे याद आता है कि आज सुबह उसे एक इनवेलप रिसीव हुआ था। लेकिन जैसे ही वो इनवेलप खोलती है उसमें उसकी खुद की पिक्चर थी, जिसे देखते ही वो बहुत बुरी तरह से शॉक हो गई। लेकिन वो दोबारा से उन पिक्चर्स को अच्छे से देखती इससे पहले ही वो पिक्चर्स उसके हाथ से गिर जाती हैं और वहाँ पर मौजूद भीड़ की वजह से उन पिक्चर्स को दोबारा उठाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सभी लोगों के जाने के बाद वो दोबारा से पिक्चर्स को उठाने की कोशिश करती है। तभी जिहाओ और लू उसकी हेल्प करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पर देखकर गुस्से में आ गए। कुछ ही देर में वो तीनों रिलैक्स मूड में थे। तभी वो पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिहाओ बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया था। तभी लू कहने लगा, मैं जानता था कि आज तुम जरूर मुश्किल में होगी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी हेल्प की जाए। लू जिहाओ से पूछता है कि आखिर तुम जियांग की हेल्प क्यों करना चाहते हो और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, जिस पर जिहाओ कुछ बताता है। इससे पहले ही जियांग कहने लगी कि प्लीज मुझे मजीद मत उलझाओ और साथ ही उन दोनों से कहने लगी कि अगर तुम दोनों फ्यूचर के बारे में इतना कुछ जानते ही हो तो मुझे यही बता दो कि आखिर मुझे इन पिक्चर्स को लेकर कौन ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि अगर मेरी मॉम को पता चल गया इस बारे में तो वो मुझे जान से मार देंगी। अगर किसी भी तरह ये पिक्चर्स मेरे मॉम के हाथ लगी तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उनसे नहीं बचा पाएगी। लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि जियांग को आखिर कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम लोग इस बारे में नहीं जानते तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, कम से कम मेरे सर पर खड़े होकर मुझे खौफ में मत मुब्तला करो। इतने में वहाँ पर जियांग की फ्रेंड सॉन्ग आ जाती है, जिसको देखते ही जियांग उसके साथ चल पड़ी। जबकि उसके जाने के बाद लू जिहाओ से पूछता है कि आखिर तुम इस लड़की को कैसे जानते हो, जिस पर वो बताता है कि मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ और रही बात जियांग की तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सामने आंसरेबल हूँ। जबकि दूसरी तरफ सॉन्ग के साथ मौजूद जियांग काफी कंफ्यूज थी और सोच रही थी कि पता नहीं ये दोनों क्या बातें करते हैं और ऊपर से ये ब्लैकमेलिंग, मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और पता नहीं ये फोटोज किसके हाथों लग चुकी हैं और उसे कैसे पता कि मेरी मॉम मुझे इन सब की परमिशन नहीं देती, इसलिए मुझे ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगले सीन में हमें फ्लैशबैक के थ्रू जियांग के बचपन को दिखाया जाता है, जो इस वक्त अपने सामने बैठे हुए जिहाओ से कह रही थी कि प्लीज तुम इस तरह से रोना बंद करो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो मेरे भी नहीं है।
तुम अगर सारी जिंदगी भी इस तरह बैठकर रोते रहोगे तब भी कोई लौट कर नहीं आएगा और तुम्हारे इस रोने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा होगा कि तुम खुद को कंपोज करके सोचो कि तुम्हें आगे करना क्या है। जिहाओ उसे बताता है कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग बातें करना बहुत आसान काम है, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तुम समझ भी नहीं सकती कि मैं इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। जिसके जवाब में जियांग उसे बताती है कि सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ पर मौजूद सभी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस तरह के ड्रामे करना बंद कर दो। मुझे देखो, मैंने आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ पर हैं, जिंदा हैं भी या नहीं, और ना ही कभी वो मुझसे मिलने के लिए आए। लेकिन मैं तुम्हारी तरह रोती नहीं फिरती, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे और मैं इसी दिन के इंतजार में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। तभी वहाँ पर मिसेस क्वीन आ जाती हैं। इनके साथ मौजूद वार्डन उससे पूछती है कि क्या ये बच्ची आपकी बेटी की तरह है। तभी मिसेस क्वीन कहने लगी कि हाँ, ये बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, देखो इसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। और साथ ही जियांग से कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ, क्या तुम्हें मैं अपनी मॉम जैसी लग रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारी मॉम बन जाऊंगी और तुम मेरी बेटी बन जाना, और यूँ हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। जियांग अभी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली थी, तभी उसको रियलाइज होता है कि उससे मिलने के लिए जिहाओ आया है। तभी वो जिहाओ से पूछने लगी कि क्या तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो। जिहाओ से पूछने लगा कि क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ भी नहीं याद। तभी जियांग उसके पास आकर उसे सीड्यूस करने लगी, जिस पर जिहाओ बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। तो जिहाओ के मजीद करीब होते हुए उससे पूछने लगी कि कल तक तो तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, और ये कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा इंतजार किया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मेरे करीब आने पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। जिस पर जिहाओ कहने लगा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा, बस तुम्हारा इतना करीब आना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहने लगी कि तुम वही लड़के हो जिसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे वो बनना सिखाया जो मैं एक्चुअली हूँ। लेकिन तुम खुद देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी शैटर हो चुकी है, सिर्फ मेरे करीब आने से तुम कितना नर्वस हो गए। जिहाओ बताता है कि ना मैं घबरा रहा हूँ और ना ही मैं नर्वस हूँ, मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुद को लू से दूर रखो। देखो, वो लड़का बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। पर जियांग को गुस्सा आने लगा और वो कहने लगी कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, मुझे तो तुम भी बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस पे यकीन करूं और किस पे ना करूं। बस मेरी सिर्फ तुमसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझसे दूर रहो। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त लू का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे पहले ही लू की हरकतों पर अच्छा खासा शक था। लेकिन लू जियान की नजरों से बचते बचाते दोबारा मान से मिलने के लिए आता है। जहाँ पर आते ही वो मान से कहने लगा, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा था क्या वो तुमने कर लिया। इस पर वो कहता है कि हाँ, वो काम मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूँ और आपको भी पता है कि वो काम हो गया है। तभी मान कहने लगा कि मुझे अब अपनी रकम चाहिए, जिस पर वो बताता है कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकता। लेकिन अब मान भी जिद पर आ चुका था और कहने लगा कि मैं $500,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तभी लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर मुंह उठाकर वैसे ही आ गया था। मेरे हाथ में मौजूद USB को देखो, इसमें तुम्हारी वो करतूतें रिकॉर्ड है जो अगर मैंने तुम्हारी वाइफ को दिखा दी तो वो सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा ना करे। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 लाख युआन दूंगा, अगर इससे ज्यादा तुमने कुछ भी मांगा तो याद रखना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तभी मान कहने लगा कि ठीक है 3 लाख युआन दे दो, लेकिन अभी दो। इसके जवाब में लू कहता है कि अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कल जरूर पेमेंट करूंगा। लेकिन मान बजिद था कि उसे अभी ही पेमेंट चाहिए, जिस पर लू कहने लगा कि तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त अपने क्लासरूम में सो रहा था और अपने बचपन के ख्वाब देख रहा था कि किस तरह बचपन में सॉन्ग उसे बाकी लड़कों से बचाती थी। जियान की आंख खुलती है तो उसके सर पर सच में सॉन्ग खड़ी थी, जो उसे देखते ही कहने लगी, लगता है तुमने रात भर नींद नहीं की, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हॉस्टल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारी क्लास होने वाली है। इतने में वहाँ पर जियांग भी आ चुकी थी, लेकिन जियान उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा, जिस पर जियांग काफी हैरान हुई। अगले सीन में हम सॉन्ग के डैड को देखते हैं जो इस वक्त अपने ड्रंक फ्रेंड्स के साथ जुआ खेलने में बिजी थे। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है जो आते ही कहने लगी, डैड प्लीज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप जानते हैं ना कि आज हमें मॉम की मेडिकल फीस की पेमेंट करनी है। जिस पर डैड कहने लगे कि तुमने रोज रोज की मुसीबत लगाई हुई है, जब तुम्हारा जीआई मुंह उठाकर मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ जाती हो, और आज तो मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं देने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे पैसे गवा चुका हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सॉन्ग तो जैसे बजिद थी, तभी कहने लगी कि मुझे पैसे चाहिए। इस पर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर उसके पास आते हुए कहने लगे कि क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात सुनाई नहीं दी, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। और मुझे समझ ये नहीं आती कि आखिर उस जिंदा लाश को बचाकर तुम क्या करोगे, कितने पैसे हमने गवा दिए, कितना टाइम गवा दिया, लेकिन तुम्हारी माँ ठीक नहीं हुई। कम से कम इसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ पर कुछ भी खर्च नहीं करने वाला क्योंकि मैं थक चुका हूँ तुम माँ बेटी को पालते हुए। तभी सॉन्ग कहने लगी कि मुझे पैसे चाहिए और अभी के अभी चाहिए। इस पर उसके डैड को गुस्सा आने लगा। तभी वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिराते हुए कहने लगे, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से दफा हो जा। वो मजीद आगे बढ़ते इससे पहले ही उनके फ्रेंड्स उनको संभाल लेते हैं।
लेकिन वो सॉन्ग ही क्या जो इतनी आसानी से पीछे हट जाए। तभी कहने लगी कि डैड मुझे पैसे चाहिए और जब तक आप मुझे पैसे ना दे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ना चाहते हुए भी डैड कुछ नोट्स उसकी तरफ फेंकते हुए कहने लगे कि इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना और हाँ आइंदा मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल भी मत दिखाना। सॉन्ग उन पैसों को लेकर बाहर आती है। तभी डैड ऊपर से झांकते हुए कहने लगे कि आइंदा तुम्हारी मॉम जिए या मरे मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि आज की आज ही अपनी मॉम को उस हॉस्पिटल से बाहर करो ताकि हमें रोज रोज की पेमेंट ना करनी पड़े। और ये सारी बातें बाहर खड़ा जियान भी सुन रहा था। कुछ देर में सॉन्ग हॉस्पिटल आती है तो अकाउंटेंट को पैसे देते हुए कहने लगी कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे भी मैं जल्द लौटा दूंगी। जिस पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम की पेमेंट हो चुकी है। सॉन्ग पूछती है कि आखिर ये किसने किया, जिस पर वो बताती है कि पता नहीं किसने किया, हो सकता है तुम्हारी या तुम्हारी मॉम की किसी फ्रेंड ने किया हो, लेकिन तुम्हारी पेमेंट हो चुकी है। पीछे खड़े जियांग को देखकर हमें आइडिया होता है कि एक्चुअली सॉन्ग के मॉम की पेमेंट उसी ने की थी, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त सॉन्ग के डैड से मिलने के लिए आए थे। जियान को वहाँ देखते ही सॉन्ग के डैड कहने लगे कि ठीक है बाकी की गेम्स हम कल खेलेंगे और इसके साथ ही वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ से भेज देते हैं। उनके जाने के बाद वो जियान के पास आकर कहने लगे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उस लड़की को ब्लैकमेल नहीं किया, तुम बार बार एक बात के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे पास उस लड़की की कोई पिक्चर्स नहीं है। इस पर जियान कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जियान की कोई पिक्चर्स नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने उसको ब्लैकमेल नहीं किया। इस पर वो पूछते हैं कि अगर तुम ये सब जानते हो तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो। तभी जियान कहने लगा मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा सॉन्ग के साथ क्या ताल्लुक है। इस पर वो बताते हैं कि एक्चुअली सॉन्ग मेरी स्टेप डॉटर है और उसका असल बाप मेरी वाइफ का एक्स था। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो लू को बता रही थी कि एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी जियान पर ट्रस्ट नहीं है और मुझे लगता है कि यकीनन दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। मुझे वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा क्योंकि उसने मेरी लाइफ में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है और मैं तुम पर पूरा यकीन करती हूँ। लू से कहने लगा कि अब मेरा मन हल्का हो चुका है, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कहता है और क्या नहीं। इतने में अचानक कहीं से बॉल आती है तो लू जियांग को बचाने के लिए अपने करीब ले आता है और सामने से आते हुए जियान और सॉन्ग ये सब कुछ देख रहे थे। जियान उसको देखते ही कहने लगा मैं जानता था कि तुम लू पर जरूर यकीन करोगी, लड़कियों को तो वैसे भी बहुत आदत होती है गलत डिसीजंस लेने की, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने इस डिसीजन पर तुम बहुत पछताने वाली हो। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त लू के साथ खड़ा उससे कह रहा था मैं जानता था कि तुम उस लड़की को बहुत अच्छे से धोखा दे दोगे और मुझे ये भी पता है कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि एक लड़की का बदला लेने के लिए तुम क्यों किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर उस लड़की की डेथ होगी तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी बस इतनी ही लिखी थी, अब उसके लिए तुम क्यों जियांग को परेशान कर रहे हो और उसे क्यों धोखा दे रहे हो। तुम सच में उस लड़की का बदला लेने के लिए जियांग के पीछे हो ना। तभी लू कहने लगा कि हाँ और उसका बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। जियांग उसे बताता है कि मैं पास्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ और शायद फ्यूचर के बारे में भी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे होते हुए तुम कभी भी जियांग को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। मैं तुम्हें ये भी समझा दूं हो सकता है कि ये सब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम जियांग से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन अगर इस सब में जियांग इन्वॉल्व ना हुई तो फिर क्या होगा। वो बताता है कि जियांग ही उसकी दुश्मन है और वो कभी भी जियांग को माफ नहीं करेगा। जिस पर जियांग कहने लगा कि कम से कम मेरे जीते जी तुम कभी भी जियांग को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम जियांग को देखते हैं जो इस वक्त सॉन्ग के साथ ही सॉन्ग उससे पूछ रही थी कि क्या तुम लू को पसंद करती हो, जिस पर वो कहने लगी पता नहीं लेकिन मैं उसको एडमायर जरूर करती हूँ। सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या लू तुमसे प्यार करता है, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ इस बारे में मैं 100% श्योर हूँ, उसने मुझे बहुत दफा बताया कि वो मुझे कितना पसंद करता है। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि वो काफी टाइम से मेरे पीछे है और अब बिलाखिर हम दोनों एक होने वाले हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं सच में उसे बहुत पसंद करती हूँ। जियांग सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम और जियान एक साथ हो, जिस पर वो कहने लगी पता नहीं लेकिन मैं जियांग को बहुत पसंद करती हूँ। तभी जियांग कहने लगी कि वो एक झूठा लड़का है। तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि उस लड़के से दूर रहो क्योंकि वो एक नंबर का झूठा लड़का है। क्या तुम जानती हो उसने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे संभल गई। जियांग की बातें सॉन्ग को बहुत हर्ट कर रही थी क्योंकि इस तरह जियांग के खिलाफ बातें सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी जियांग उसे पूछी है कि तुम दोनों पहली दफा कहाँ मिले, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों कॉलेज गेट पर मिले थे, कॉलेज पर ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। क्या तुम जानती हो उस दिन वो अपना वॉलेट घर भूल आया था और मैंने उसको कुछ पैसे दिए थे, तो मुझसे वादा किया था कि वो पैसे बहुत जल्द लौटा देगा। तभी जियांग कहने लगी कि देखो उसने तुमसे भी पैसे लिए हुए हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लड़का बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेकिन सॉन्ग मन ही मन में सोचने लगी कि वो मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, अगर वो ना होता तो शायद आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती। उसे एक दफा फिर अपनी जिंदगी का वो तल्ख दिन याद आता है जब उसके डैड ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। तभी वो अपने डैड से कहने लगी कि ये आपका नहीं बल्कि मेरी मॉम का घर है, आप ऐसे कैसे मुझे मेरे ही घर से निकाल सकते हैं। तभी उसके स्टेप डैड कहने लगे कि तुम्हारी मॉम को मैंने सिर्फ इस घर की खातिर इतना बर्दाश्त किया वरना कब की डिवोर्स दे चुका होता।
लेकिन तुम्हें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर आइंदा इस घर में घुसने की कोशिश की तो मैं अभी का अभी जाकर तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी टेंशन ज़्यादा शक्ल बिल्कुल भी मत दिखाना। हालात की मारी सोंग अपने घर के सामने ही बैठ जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर जियान अपने फ्रेंड्स के साथ गुजरता है, जिसको देखते ही सोंग का मूड दोबारा से ठीक हो गया। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं, जिसके बुलाने पर जियांग उसके पास आ चुकी थी और उसे पूछ रही थी कि आखिर क्या मसला है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जियान उसे कहने लगा, मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि मेरी बात पर यकीन करने के बजाय तुमने लू पर यकीन करना मुनासिब समझा, लेकिन तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो डिसीजन ले सकती हो। जियांग उसे कहने लगी कि देखो ये मेरी लाइफ है, अपनी लाइफ गुजारने के लिए मुझे तुम्हारी डिक्टेशन की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लू में कुछ नजर आया होगा तभी मैंने उसे ट्रस्ट करना मुनासिब समझा होगा। जियान उसे कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन जियांग की हेजिटेशन देखने के बाद वो कहने लगा कि ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जियांग उसके साथ चल पड़ती से पहले ही उसे लू का मैसेज आ जाता है, जो उसे कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। तभी जियांग उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम सॉन्ग को देखते हैं, जो उस वक्त अपने कैफे में हार्ड वर्क कर रही थी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है, जिसको देखते ही उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी, जबकि खुद लू भी उसे चौर आंखों से देख रहा था। तभी सॉन्ग खुद को नॉर्मल करते हुए उसे पूछने लगी कि तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे, जिस पर वो मेन्यू मांगता है। लेकिन वो इस वक्त काफी कंफ्यूज था और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। उसकी हेजिटेशन को देखते हुए सॉन्ग उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हुए उसे कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हें कोल्ड कॉफी ऑर्डर करनी चाहिए। मेरे कैफे की कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसे बहुत पसंद किया जाता है। जिस पर वो उसके फिंगर पर फिंगर रखते हुए कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मेरे लिए एक कर दो। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्ती सीरीज का ये पार्ट अपने एंड को पहुंचा। उम्मीद है कि ये जबरदस्ती मूवी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड।